Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. नमस्कार दोस्तों, चैनल 24 प्लस न्यूज के मैडी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट वीना शर्मा। दोस्तों, महिलाएं जो है वो हमारे घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं, व्यावसायिक महिलाएं नौकरी संभालती हैं, सब कुछ देख लेती हैं, पर वो खुद की सेहत के प्रति थोड़ी लापरवाह होती हैं। तो आज उनकी सेहत से संबंधित बातों के बारे में, समस्याओं के बारे में हम जिक्र करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे हमारे इस शो में। तो इन सब समस्याओं से बात करने के लिए हमारे शो में उपस्थित हैं गायनेकोलॉजिस्ट मैम प्रेक्षा जैन। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैम, आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और एक जानी मानी आईवीएफ एक्सपर्ट हैं। तो मैम, आपका आज हमारे शो में स्वागत है। मैम, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रेक्षा जैन। मैं करंटली प्रेक्षा हॉस्पिटल जोधपुर में कार्यरत हूँ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। इससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रही हुई हूँ डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज उमेद हॉस्पिटल में। मेरी स्टडीज मैंने एमबीबीएस जयपुर से करी है और मेरी एमएस गायनी नागपुर से हुई है। इसके अलावा फेलोशिप्स जो मैंने अहमदाबाद से और बैंगलोर से करी हुई है। ओके, तो मैम अभी आप करंटली प्रेक्षा हॉस्पिटल में हैं? यस। ओके, तो मैम आज बात करते हैं, आजकल जो छोटी छोटी सी बच्चियां हैं उनको 10 इयर्स में ही पीरियड्स आ जाते हैं, और जो पहले जैसे हम लोग थे तो मेरे को शायद 15-16 एज में आया, तो ये इतना जो लंबा एज डिफरेंस जो हुआ है पीरियड्स आने के लिए, ये क्यों हो रही है समस्या? एक्चुअली प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इसको कहते हैं। टाइम से पहले पीरियड्स आ जाना। नॉर्मल पीरियड्स अपने 13 इयर्स से लेके 16 इयर्स के बीच में आ जाने चाहिए जी। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी 9 to 10 इयर्स, किसी को 8 इयर्स में भी आ रहे हैं पीरियड्स। जी, बिल्कुल। ये इसके एक्चुअली तो मेडिकल कारण तो काफी सारे होते हैं। कुछ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ट्यूमर से रिलेटेड, ये सारे तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, ये सब तो रहते ही हैं। बट आजकल ये इतना ज्यादा इसलिए हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे खाने पीने में काफी ज्यादा मिलावट आ रही है। इवन हम जो दूध का सेवन कर रहे हैं बच्चे, उसमें भी काफी सारा मिलावट है। ये कारण से एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन हो रहा है बच्चों में, और इसी कारण से मुझे लगता है कि पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं। और सोशल मीडिया का मैम कहते हैं बच्चे फोन ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए भी उनमें जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो रहा है। सोशल मीडिया से जो एक्चुअली जो रेज रहती है अपने मोबाइल की जी, उससे जरूर हार्मोन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। जो भी हमारी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस रहती है, उसकी वजह से भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चे टाइम पे नहीं सोते, उनकी नींद पूरी नहीं होती, सारा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मैम, जो ये कहते हैं कि पीरियड्स के अंदर पेन, किसी किसी को बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, पीरियड से पहले होता है और किसी को ड्यूरिंग द पीरियड्स होता है, तो क्या ये नॉर्मल है कि नहीं? एक हद तक पेन नॉर्मल है अगर आपका मेडिसिन से पेन सही हो रहा है। जनरली लोगों को फर्स्ट डे पीरियड्स के ज्यादा पेन होता है, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है जी। अगर पेन आपका दिनचर्या जो है वो खराब नहीं कर रहा है तो उससे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, जो कि इंजेक्शन दवाइयों से भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल एंडोमेट्रियोसिस करके एक प्रॉब्लम है, वो भी काफी कॉमन हो रही है, और उस केसेस में ये चीजें देखी जा रही है जी। और ये एक बड़ा कारण भी है बच्चा नहीं लगने का, वो भी एक कारण रहता है जी। तो मैम ने बताया कि जैसे पीरियड्स के दौरान जो फ्लो हो रहा है, मैम कितने दिन तक फ्लो नॉर्मल मानते हैं आप?
सबका एक्चुअली नॉर्मल अलग रहता है। Okay. 5 to 7 डेज हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन किसी को अगर शुरू से 8 to 10 डेज भी आते हैं ओके तो ठीक है, लेकिन फ्लो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी जी ठीक है, स्पॉटिंग 8 to 10 डेज तक रह सकती है किसी किसी लोगों में, बट आपको हमेशा अगर आपको कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है कम या ज्यादा, तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है मैडम? क्लाइमेट का ऐसे एज सच बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्ट्रेस लेवल, एक्सर्शन, इन सब Okay. चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। प्लस आप क्या खा पी रहे हैं, आपके खान पान कैसा है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जी ये सारी चीजें ज्यादा इफेक्ट करती एक हैं। मैम हाइजीन से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछना था कि जो गांव में वगैरह, जो गांव की बूढ़ी औरतें वगैरह वो क्लोथ्स यूज करने के लिए बच्चियों को बोलती हैं, और वो बच्चियां बेचारी उसको अच्छे से क्लीन करके भी यूज नहीं कर पाती। कोई थोड़ा शहरीकरण आ गया, वो लोग बोलते हैं कि आप सैनिटरी पैड्स यूज करिए, उससे ज्यादा थोड़े और मॉडर्न हो गए तो वो बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल कप यूज कीजिए। आपकी सलाह के अनुसार क्या प्रेफर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? अगर शादी से पहले हैं तो आप पैड्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके क्लोथ्स को मेंटेन करना, क्लोथ्स भी आप यूज कर सकते हैं, बट जी। उसको बहुत मेंटेनेंस चाहिए होती है, जो कि ओके। छोटी लड़कियां हैं वो नहीं कर नहीं कर पाती। पाती। जो और मतलब उसको पूरा सन ड्राई, आयरन और अच्छे से साफ रखना, उसको अच्छे से सुखाना, जी बिल्कुल ये चीजें बहुत जरूरी होती है, और ये सब पॉसिबल नहीं रह नहीं पाता है। होता है। प्लस आप पैड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एलर्जिक है पैड से, तो आजकल अंडरगारमेंट्स भी आ गए हैं, ऐसे पीरियड अंडरगारमेंट्स, जिसका आप यूज कर सकते हैं। जी और बिल्कुल अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मेंस्ट्रुअल कप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जी बट उसको हमको ये ध्यान रखना है, उसको प्रॉपरली स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है, जी क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म यूसेज से वेजाइनल इन्फेक्शंस के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके तो उसके लिए एक अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप समझ पाते हैं कि हमको बार बार चेंज करना चाहिए मेंस्ट्रुअल कप, जी ज्यादा देर तक नहीं यूज करके रखना चाहिए, 6 to 8 आवर्स से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, तो आप ये बहुत अच्छा ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल कप। ओके इसके अलावा आप अपने फ्लो पे डिपेंड कर सकते हैं। अगर फ्लो जिस दिन ज्यादा है उस टाइम आपने मेंस्ट्रुअल कप यूज कर लिया, ओके साथ में पैड लगा लिया, जी और अगर फ्लो नहीं है, स्पॉटिंग हो रही है, तो आप पीरियड अंडरगारमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके ऐसा कर सकते हैं। तो मैम ने बिल्कुल अच्छा बताया। जो मेंस्ट्रुअल कप की हम आजकल एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखती हैं, तो वो भी सेफ है ना मैम? उससे कोई तरह का कैंसर वगैरह इसका तो कुछ नहीं है ना? नहीं, कैंसर वगैरह नहीं है, बट इन्फेक्शंस के चांसेस चांसेस जरूर है, रहते हैं। और उसका हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए, स्टरलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, जी जी बिल्कुल यूसेज प्रॉपर होना चाहिए, तो ही वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके। तो मैम हमारे आईवीएफ के एक्सपर्ट हैं। मैम सबसे पहले तो नॉर्मल प्रेगनेंसी जो है वो किस तरीके से क्या करें जिससे नॉर्मल हो जाए? क्योंकि आज जो सबसे शादीशुदा हुए नहीं घर की नानी दादी तो बोल देगी कि भाई ज्यादा वेट नहीं करना है, आपको करना है, पर जो वर्किंग वुमेन है वो ये सोचते कि मेरा करियर बनाने का टाइम तो यही है। तो आपकी नजर में जो एक सही आइडियल एज क्या होगी प्रेगनेंसी कंसेप्शन के लिए? मेडिकली अगर आप आइडियल एज की बात करें तो 25 इयर्स जो है, 25 to 30 से पहले एक बेबी तो आपको हो ही जाना चाहिए। मैम 30 तक तो हम ये सोचते हैं कि चलो पहले फ्यूचर बना लेते हैं, उसके बाद में करेंगे बेबी। पर मैं नानी दादी के साथ ही हूँ। ओके। मेरा भी यही मानना है कि जल्दी से जल्दी इस चीज को आप कंप्लीट कर लें। ओके उसके बाद आप अपने करियर पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल और आजकल इनफर्टिलिटी केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो जी। मुझे भी लगता है कि ये चीज एक बार आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल, तो आप अपनी चीज पे आराम फिर से आप दूसरी concentrate कर चीजों पे पाएंगे। फोकस कर सकते क्योंकि हैं। जिन सही है। लोगों को नहीं होता बाद में, तो वो लोग इतने परेशान होते हैं, और उनके लिए तो financially, वैसे भी डॉक्टर्स को भगवान बोलते हैं, और जिनके नहीं है वो तो फिर बिल्कुल दंडवत प्रणाम कर देंगे, मैडम बस अब जो है आप ही करो। Yes. तो मैम नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए क्या एडवाइस करेंगे कि क्या करना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए? अगर वैसे तो आपको प्री कंसेप्शनल मतलब कंसेप्शन अगर आप प्लान ही कर रहे हैं, तो आपको फॉलिक एसिड जो टैबलेट है एक, जी। वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके तो उससे थोड़ा सा न्यूरल डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा प्रॉपर होता है। और इसके अलावा आप अपना खाना पीना, हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल फॉलो करिए। अगर आप बहुत ज्यादा आपको मोटापा है, ओबेसिटी है, या कोई बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब चीजों को कंट्रोल करने के बाद आप अगर प्लान करते हैं अपने पर्टिकुलर एज में, तो आपको बेस्ट बेबी मिलेगा विद बेस्ट आईक्यू लेवल और हेल्दी, जो कि अपनी आगे जाके बेबी भी हेल्दी रहेगा। क्योंकि जिन मदर को डायबिटीज होती है, उनके बेबी को भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, जी तो बिल्कुल। उसको किसी हद तक कम किया जा सकता है। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। और मैम जो अगर नॉर्मल डिलीवरी है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है 9 मंथ्स तक, और लास्ट में डॉक्टर्स बोल देते कि सिजेरियन लेना पड़ेगा, और उस समय जो लिटरली जो
जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके साथ साथ जो घर वाले हैं वो भी बड़ा पैनिक हो जाते हैं। तो मैम प्लीज हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि जो सिजेरियन का जो प्रोसीजर है और जो प्रेगनेंसी का जो प्रोसीजर है, तो इसमें हमें सिजेरियन में डरने की जरूरत है कि नहीं है, या थोड़ा सा उनको एक अवेयरनेस का थोड़ा बताइए मैम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। जी बिल्कुल। और सब लोग बोलते हैं कि सिजेरियन जबरदस्ती कर दिया जाता है, बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है। और दूसरा मैं मेरा भी बताना चाहूंगी, मेरे भी 2 सिजेरियन हो चुके हैं, तो पर्सनली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि नॉर्मल इज बेटर, बट दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। लास्ट में जो आपको डॉक्टर की सलाह है आपको उसी के साथ जाना चाहिए। डॉक्टर नहीं चाहता कि आपकी सिजेरियन हो जाए, हम खुद नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बट कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि हमको बच्चे को बचाना ही रहता है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए और टाइम पे अगर हम सिजेरियन का डिसीजन ले लें तो वो बेबी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा रहता है। और सिजेरियन में पहले के जमाने में सिजेरियन अलग टेक्निक से किया जाता था और अब काफी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, तो उससे मदर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है और उतना ही रेस्ट और मदर को ज्यादा रेस्ट नहीं करना पड़ता। जी बिल्कुल। एक वो घी का भी एक परसेप्शन रहता है कि घी नहीं खाना है, इसीलिए नहीं, आप अपना जो भी आपका जापा कहते हैं जिसको पोस्टमार्टम पूरी डाइट है उसको आप फॉलो करिए, दादी नानी का कहना मानिए, और वो आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, जो कैल्शियम की कमी है उससे दूर होती है। बेबी के लिए जो बेस्ट हेल्दी मिल्क रहता है वो उस खाने से मिलता है आपको, प्लस डॉक्टर की एडवाइस भी आप फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मैम आजकल जो है लेट मैरिज के बाद में लेट प्लानिंग, और उस प्लानिंग में जब प्लॉटिंग नहीं हो पाती है तब वो पकड़ लेते हैं आपकी शरण कि अब क्या करें। तो मैम कौन सी एज के बाद में या शादी के कितने साल बाद में हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमें अगर नॉर्मली नहीं हो रहा है तो हमें स्विच करना चाहिए आईवीएफ की तरफ? ये सब वैसे तो अलग अलग रहता है, हर पेशेंट का प्रोफाइल अलग रहता है, पर अगर शादी को काफी सादा लाइक आपने 1 ईयर एटलीस्ट पूरा अच्छे से ट्राई किया है, उसके बाद भी आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, तो एक बार आपको अपने नॉर्मल बेसिक ब्लड टेस्ट करवा लेने चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूएसजी, जो भी आपके डॉक्टर सजेस्ट करें, और उसमें डिले नहीं करना चाहिए। और अगर आप अपना डिले करना भी चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी मुझे अभी नहीं प्लान करनी, अभी मैं करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, तो अगर आपकी एज अराउंड 30 इयर्स हो गई है तो आपको कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, सोनोग्राफी, AMH टेस्ट जैसे, ये सब करवा के एक बार अपना कंडीशन देख लेना चाहिए कि मैं कितना डिले कर सकती हूँ इस चीज को। अगर वो चीज नॉर्मल आ जाती है तो आप आराम से डिले कर सकते हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको उसके हिसाब से सजेस्ट करेंगे। जी तो मैम ये जैसे प्रियंका चोपड़ा का एक एग्जाम्पल देखा था कि भाई उन्होंने अपना एग प्रिजर्व करवा लिया एक सर्टेन एज पे, उसके बाद में उनको जब चाहिए था तब उन्होंने बेबी प्लान किया। तो ये जो प्रिजर्वेशन है ये स्पर्म्स का या एग का, ये कहाँ तक सही है या ये इफेक्टिव है कि नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल इफेक्टिव है और ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन रहता है फीमेल्स के हिसाब से। बट ये है कि अगर जैसे आपकी मैरिज हो गई है और उसके बाद भी आप डिले करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, तो आप अपना एम्ब्रियो अगर फ्रीज करवाएंगे तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव देन द एग फ्रीजिंग। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एग फ्रीजिंग काफी थोड़ी कॉस्टली भी रहती है, प्लस थोड़े टेक्निकल इश्यूज ज्यादा रहते हैं, तो बेटर ये रहता है कि आप एम्ब्रियो फ्रीजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो अगर आपका करियर बहुत ही डिमांडिंग है और आप नहीं बिल्कुल प्लान कर सकते, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि नॉर्मल लोगों को भी इसके पता नहीं है मैम मोस्टली ये चीज कि भाई एग फ्रीजिंग क्या है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग क्या है। मैम एक है जो हमारा जो समाज है वो थोड़ा सा पुरुष प्रधान समाज है, तो उसमें क्या है ना कि अगर आप किसी लेडी और हस्बैंड वाइफ है और उनकी शादी को 3-4 साल हो गए हैं और बेबी नहीं हो रहा है, तो वो लोग जो ब्लेम है मोस्टली फीमेल पे करेंगे कि भाई तुझ में कुछ कमी है। तो मुझे एक चीज क्लियर कीजिए अपने दर्शकों को कि क्या इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार सिर्फ औरत है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बच्चे के लिए दोनों को ही जरूरत होती है। बिल्कुल। और 50% केसेस फीमेल इनफर्टिलिटी के होते हैं और 50% मेल बराबर, बिल्कुल बराबर। जिस तरह से औरत और आदमी लड़ रहे हैं कि हम बराबर है, हम बराबर है, उसी तरीके इसमें भी 50% प्रोबेबिलिटी है दोनों के
इनफर्टिलिटी के चांसेस के। तो मैम इसमें क्या प्रोसीजर रहता है, क्या है आईवीएफ, ये बताइए मैम। आईवीएफ में सबसे पहले आप अगर आपको इंडिकेशन होगा तो ही आपको आईवीएफ सजेस्ट किया जाएगा जी। और जैसे आपकी ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है ओके। तो उसमें और कोई भी ऑप्शन नहीं रहता, सिर्फ आईवीएफ ही रहता है जो आपको अपने डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले फीमेल्स जो है उनको कुछ प्रकार के इंजेक्शंस दिए जाते हैं और जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे अंडा बनता है वैसे खूब सारे अंडे बनाए जाते हैं और फीमेल्स को सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाएगा टाइम टू टाइम। जब पर्टिकुलर साइज पे अंडे बन जाते हैं जी। तब उनको कलेक्ट कर लिया जाता है लेबोरेटरी में। ओके। फिर उनको कलेक्ट करने के बाद हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ उनको रखा जाता है, मिलाया जाता है। हस्बैंड के भी बेस्ट स्पर्म्स लिए जाते हैं। ओके। और उसके बाद एक भ्रूण तैयार किया जाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं और उन एम्ब्रियो को हम फ्रीज करके रख देते हैं जी। देन नेक्स्ट साइकिल में या सेकेंड साइकिल में जब भी बच्चेदानी की जो लेयर होती है यानी कि यूट्रस गर्भाशय, उसकी लेयर को पूरा प्रिपेयर किया जाता है और जब वो पूरा एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है तब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं यानी कि भ्रूण को गर्भाशय के अंदर छोड़ देते हैं जी। तो इस पूरी प्रक्रिया में पेन वगैरह ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जरूर इंजेक्शंस काफी सारे लगते हैं जो फीमेल होती है उनको, तो वो एक रहता है। तो मैम कितना टाइम लगता होगा एक मेच्योर, एक हेल्दी एग तैयार करने में आपको? सारे पेशेंट्स का वैसे अलग रहता है। अगर यंग पेशेंट है, उसका पेशेंट प्रोफाइल एकदम ठीक है तो उसमें ज्यादा समय नहीं, जैसे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 1 महीने की, तो वो 1 महीना उसमें लग जाता है। फिर आप 1 महीने का गैप लेके 3rd मंथ से आप ट्राई कर सकते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए। तो टोटल अगर सब कुछ परफेक्ट है तो फिर 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स इसमें लग जाते हैं। एक मैम जो सेलिब्रिटीज के बारे में अक्सर हम न्यूज में वगैरह देखते हैं, या वो क्या नाम था उसका, खान जो अच्छी डांसर है, उन्होंने 3 बेबी साथ में इसके द्वारा किए, तो ये कैसे होता है मैम? आप बोल रहे हैं एक एग और स्पर्म को आप फर्टिलाइज करवा रहे हैं, तो नहीं, एक्चुअली बहुत सारे एग्स लेते हैं और उनको सबको फर्टिलाइज करके हम फ्रीज कर देते हैं। ठीक है। और आजकल सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर का आ गया है। पहले के जमाने में 2 एम्ब्रियोस ट्रांसफर करते थे एक साथ। तो उसमें ट्विंस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते थे और ट्रिपलेट्स, ट्विंस, इन सब ये सब हो जाता था। हाँ, लेकिन आजकल सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की ये आ गई है, तो उसमें हम सिंगल जो सबसे बेस्ट एम्ब्रियो है पेशेंट की प्रोफाइल को देख के, उसकी एज को देख के हम वो ट्रांसफर करते हैं। तो उसमें सिंगल ही बच्चा आएगा, उसमें ट्विंस डिलीवरी के चांसेस नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी वो एम्ब्रियो डिवाइड कर जाता है। तो उस केसेस में रेयरली कुछ केसेस में ट्विंस हो सकते हैं। मैम आप कितना सेफ मानते हैं इसको, आईवीएफ को? आईवीएफ इसमें ऐसा कुछ, ये नॉर्मल जैसे ऑपरेशन, नॉर्मल प्रोसीजर है उसकी तरह ही है। पेनफुल रहता है मैम इंजेक्शंस वगैरह टाइमली लगाना? और इंजेक्शंस कुछ पेनफुल रहते हैं बट इतना नहीं रहता है। अगर पेशेंट ठान लेता है कि मेरे को तो बेबी चाहिए कैसे भी करके, अगर पेशेंट स्ट्रांग है, उनके जो हस्बैंड है वो स्ट्रांग है, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, तो उनको इन सब चीजों का और उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आते हैं। और जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, जो डाउटफुल रहते हैं, उनके साथ मैंने जरूर देखा है। एक ये मिथ भी है मैम कि मेल चाइल्ड ज्यादा होता है आईवीएफ करने पे। नहीं इसका कहाँ लॉजिक है मैम? नहीं, देखो एम्ब्रियो बिल्कुल छोटा सा होता है जिसमें हमको नहीं पता चलता कि वो मेल है कि फीमेल। तो आईवीएफ से हम नहीं पता लगा सकते। प्लस पीसीपीएनडीटी और आजकल एक्ट बिल्कुल एक्ट के अराउंड ये बिल्कुल इलीगल है अगर कोई ये कर रहा है तो। लेकिन इंडिया में हम बिल्कुल भी इसको बढ़ावा नहीं देते हैं और आजकल मेल और फीमेल सब एक ही समान है, बराबर है। इवन फीमेल्स की डिमांड आजकल काफी ज्यादा हो गई है, तो इसलिए मेरे ख्याल से तो, और जिसको बेबी नहीं हो रहा है उसके लिए मेल हो या फीमेल, उसके लिए तो दोनों बराबर है। सही बात है। उनके लिए वो बहुत गॉड सेंट रहते हैं, बहुत ही अच्छे से वो रहते हैं। तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेल के चांसेस ज्यादा है या नहीं, वो स्पर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है एग को। जी। एक मैम मिथ है, या ये बोलिए हमारे जैसे फैमिली में ही अगर कोई है लेडी है, उनको काफी शादी को 10-12 साल हो गए, नहीं हुए, तो उनको किसी ने बोला कि आप सैरोगेसी या आप आईवीएफ इसकी तरफ स्विच कीजिए, तो उनके घर वालों के दिमाग में ये रहता है कि वो बच्चा अपना होगा कि नहीं होगा।
यानी स्पर्म मेरे बेटे का होना चाहिए, या एम्ब्रियो में तो आप एम्ब्रियो को तो लेडी में कर देंगे इम्प्लांट, लेकिन वो हेल्दी एम्ब्रियो अगर फीमेल नहीं बना पा रही है और वो किसी और का लिया, या वो स्पर्म काउंट जो है मेल का हेल्दी नहीं है वो किसी और का लिया है, तो एक जो ये कंसेप्शन है कि ये कंसेप्शन वाला जो प्रोसीजर है, इसमें जो लोगों के बीच में धारणा है कि वो बच्चा हमारा रहना चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा फिर? अगर पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका ओवम हेल्दी है, उनका स्पर्म हेल्दी है, जी, तो उसी को ही यूज किया जाता है, ओके। बिना पेशेंट की कंसेंट के, बिना साइन के, बिना किसी एफिडेविट के, किसी और का स्पर्म या किसी और का नहीं, ओवम नहीं बिल्कुल कर- भी नहीं। इट्स ओके। वेरी वेरी हम्म, इलीगल एंड ओके। और डॉक्टर्स इस बात का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। सबका हम्म, कलर और कोडिंग हर चीज डिफरेंट होती है, जी, किसी पेशेंट का किसी और के साथ मिक्स नहीं होता, ओके। और बिना किसी नॉलेज के, बिना पेशेंट के नॉलेज हम्म। के ऐसा आप नहीं कर सकते कि किसी और का स्पर्म यूज कर लिया या किसी और का ओवम यूज कर लिया। मैम किस कंडीशन में किसी और का लेना पड़ता है? आजकल लॉज जो है हमारे ART हम्म। लॉज, उसके अकॉर्डिंग आपको ART बैंक से ही ये चीज वो रहती है। अगर पेशेंट डॉक्टर आपका सजेस्ट करता है, जी, किसी के निल्स शुक्राणु है जैसे एजोस्पर्मिया जिसको कहते हैं, ओके, तो उस केसेस में, कुछ केसेस में किसी और का स्पर्म यूज करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। तो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर सिग्नेचर्स होते हैं, और हमको ART लॉ के अंडर ये ART बैंक के थ्रू यूज करना पड़ता है। ओके, इसके अलावा अगर फीमेल्स की एज ऐसी हो गई है या प्री मैच्योर, उनको ओवेरियन फेलियर हो गया है, ओके, पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो उन केसेस में, कुछ केसेस में हमको किसी और का ओवम यूज करना पड़ता है। ओके, ये रहता है। और ठीक है। इस पर बच्चेदानी जो रहती है वो फीमेल की ही हाँ, रहती है। नहीं बच्चेदानी के मामले में तो वो श्योर रहते हैं कि भाई बच्चा तो इसी में ही पनपेगा, लेकिन उनको ये डाउट रहता है कि ये मेरे बेटे का बेटा है कि नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इनके मिथ दिमाग में रहता है। तो मैम ने बिल्कुल क्लियर बताया कि भाई ये नियम और कानून बने हुए हैं, आपका अगर नहीं है तो उसके लिए भी कंसेंट साइन होगा, और आपका है तो वो भी आपको पूरा ठोक बजा के बताया जाएगा कि नहीं आप ही का है ना मैम? बिल्कुल सही। मैम एक है जो एक किसी को बताते हैं कि भाई तुम्हारे ट्यूब में ब्लॉकेज है, तो उसके अंदर वो ब्लॉकेज खोल देते हैं और फिर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए हो जाती है तैयार, तो ये क्या चीज है मैम? ट्यूब ब्लॉकेज भी एक डिपेंड करता है कौन से टाइप के ट्यूब ब्लॉकेज है। ओके, तो अपना एक डिस्टल ट्यूब ब्लॉकेज होता है और एक प्रॉक्सिमल। तो जी। ये मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊंगी। जो अगर ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है तो उसको आसानी से हम लैप्रोस्कोपी के थ्रू खोल देते हैं। ओके, उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस, नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, बट किसी किसी में ट्यूब की अगर क्वालिटी खराब रहती है, उन केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब ट्यूब में प्रेगनेंसी रुकना, ओके, जो कि काफी जानलेवा हो सकती है जी, किसी भी बिल्कुल। फीमेल में। तो ये डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए कि हमको नॉर्मल ट्राई करना चाहिए कि डायरेक्ट IVF में जाना ओके। चाहिए। वो आपको आपके डॉक्टर ही बेस्ट बता पाएंगे जी। आपकी कंडीशन के हिसाब से। ओके, और किसी में अगर हम ट्राई भी करते हैं, ट्यूब ब्लॉकेज इतनी ज्यादा होती है कि वो नहीं खुलती है, जी, या उसमें इतना गंदा पानी भरा रहता है कि उसको खोलने का कोई सेंस नहीं रहता है, तो उस केस में आपको बिना टाइम वेस्ट किए IVF का सहारा लेना चाहिए। ओके, ठीक है मैम। ये जो IVF के प्रोसीजर जब हमने करवा दिया आर्टिफिशियली दोनों को, उसके बाद में 9 मंथ्स तक उसको आपके सुपरविजन में रह के इंजेक्शंस वगैरह 9 मंथ्स लगते हैं पेशेंट को? नहीं, कुछ कुछ इंजेक्शंस हैं वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही चलेंगे। ओके, और सारे पेशेंट्स की प्रोफाइल अलग रहती है। जी, जो बच्चे को सपोर्ट करने के लिए कुछ इंजेक्शंस होते हैं वो देना बहुत जरूरी होता ओके, है, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स। जी, तो फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आपके निकल जाते हैं तो आपकी टेंशन काफी कम हो जाती है, ओके। तो और इंजेक्शंस भी थोड़े कम कर देते हैं। इसमें नॉर्मल डिलीवरी का चांसेस रहता है मैम? वैसे तो IVF में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही रेयरली कोई कराता है, क्योंकि इतना पैसा लगाकर मेंटल प्रेशर से गुजर के अगर आप यहाँ तक 9 मंथ तक पहुंचे हैं, जी बिल्कुल, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कोई नहीं लेना चाहता, रिस्क डॉक्टर रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। Yes. सही है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लेकिन कोई मतलब नहीं है उसको कराने का, ओके, बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी में हमारे अंडर कुछ नहीं रहता है।
बेबी को काफी सारे प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। जी जी। उसकी बीच में हार्ट बीट भी कम होती है, तो उसको वो कितना सहन कर पाता है, क्या कर पाता है। मॉनिटरिंग पूरा फिर सुपरविजन के अंडर ही होता है, तो बहुत ज्यादा पूरा 9 मंथ्स बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है मैम ये 9 मंथ्स का। नहीं, आईवीएफ काफी टेंशन वाला है डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए। मैम इसमें आप क्या डाइटरी मैनेजमेंट क्या करते हैं, पेशेंट को क्या एडवाइस करते हैं? आईवीएफ से रिलेटेड और नॉर्मली भी मैं यही एडवाइस करूंगी कि आपको बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैम वो क्रेविंग, वो बोलते हैं प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स हो रही है, वो फिर वंस इन अ वाइल आप ले सकते हो, लाइक 1 मंथ में एक बार ऐसे, और वो भी आप घर पे ही बना के खाइए जितना हो सकता है। जी बिल्कुल। और आजकल इतनी सारे वीडियोस वगैरह सब में इतने सारे ऑल्टरनेटिव खाने पीने की चीजें बताते हैं वो, कि आप घर पे कैसे अच्छा बना सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा पैकेट का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है, जैसे बिस्किट्स हो गए, भुजिया वगैरह, ऐसी सारी चीजें, चिप्स हो गई, तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल टोटली नो। प्लस हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई फ्राइड फूड्स वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं, मिर्ची बड़ा समोसे वगैरह लिमिट में इसका यूज करना है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी नहीं है तो आप पहले से ही अपना वेट जो है उसको एक कंट्रोल अपने बीएमआई के हिसाब से उसको कंट्रोल में रखिए, और हेल्दी योगा एक्सरसाइज जो ये आप बताते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, सेफ है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। प्रेगनेंसी के बाद तो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे, उससे पहले आपको डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा वही मैं पूछ रही थी, प्रेगनेंसी के दौरान आप क्या बताते हैं, योगा वगैरह करने के लिए सलाह देते हैं? प्रेगनेंसी में हर ट्राइमेस्टर में एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस रहती है, पर्टिकुलर पोजेस रहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो। प्लस अगर आप पहले से ही प्रेगनेंसी से पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले नहीं कर रहे थे और अब आप प्रेगनेंसी में स्टार्ट करिए आपने करना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल। तो वो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ही, जितना आपकी बॉडी डिमांड कर रही है उसकी ही सुननी है, और कुछ भी एक्स्ट्रा आपको एक्सर्शन नहीं करना है। ओके, कुल मिला के मैम ये कह रहे हैं जो आईवीएफ का प्रोसीजर है वो पूरी तरह से देखरेख में और एक सुरक्षा के साथ में सेफली डिलीवर होने वाला प्रोसीजर है। तो उसके लिए जो मिथ, जो हमारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं दिमाग में, वो हमें नहीं रखने। और जो ये वाला प्रोसीजर है इसके लिए हम लोग कितने साल के बाद में मैम आप बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, मतलब शादी के कितने साल हो गए हैं और बच्चा नहीं हो रहा है तो हम इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं? 1 to 2 years, वैसे 1 year कहते हैं। ओके, पर आप ठीक है 2 years तक ट्राई कर सकते हैं जी। प्लस आपको फर्टाइल पीरियड भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे हमको ट्राई करने से बेबी के चांसेस बढ़ेंगे। ओके, तो ये मैम ने जो बताया कि 2 साल तक आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए, और उसके बाद में भी अगर नहीं हो रहा है तो आप अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से, जो आईवीएफ के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास में जाके और इस प्रोसीजर्स को अपना सकते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अगर एज किसी की ज्यादा है उसके लिए 1 to 2 years एडवाइजेबल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, सारी जो लाइंस होती है वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, तो अगर आपकी 35 years से ऑलरेडी ज्यादा एज है और आपको ऑलरेडी 6 months हो चुके हैं, देन यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने आईवीएफ के बारे में हमें। अब एक वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में हम सब यहीं मिलते हैं वापस। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484.
स्वागत है ब्रेक के बाद में आप सभी का। आज हमारे साथ स्टूडियो में है आईवीएफ के स्पेशलिस्ट और लेप्रोस्कोपिक सर्जन गायनिकोलॉजिस्ट। तो मैम एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था मेरा कि जो ये प्रोसीजर है आम जो इंसान है वो क्या इसको अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि ऐसे बोलते हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसके अंदर ही कम से कम 10,000 तक का खर्चा आ जाता है अमूमन एक साधारण लोग का। तो आपके इस प्रोसीजर के लिए कितने तक का खर्चा आता है? एक्चुअली हर पेशेंट का कॉस्ट जो है वो डिफरेंट रहता है जी। क्योंकि हर पेशेंट का प्रोफाइल डिफरेंट रहता है। ओके। उसको इंजेक्शंस अलग टाइप के लगते हैं, किसी को ज्यादा लगते हैं, किसी को कम लगते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर इसकी रेंज अराउंड 80,000 से लेके 4 लाख तक की रह सकती है। ओके। और डिपेंड करता है क्या स्टेटस है पेशेंट का। अगर आप डोनर पे जा रहे हैं या सेल्फ का oocyte या सेल्फ का स्पर्म यूज हो रहा है, जी। तो उन सब में अलग अलग चीजें रहती हैं। बट आजकल गवर्नमेंट भी काफी सारी अच्छी जगह सेंटर्स में खुल गया है आईवीएफ, ओके। तो वहां पे भी लोग अफोर्डेबिलिटी जी। उनकी बढ़ गई है। जी जी। बट इनका एक्सपेंस इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि इसमें एम्ब्रियो के लिए जो हमको मेंटेन एनवायरमेंट जो हाँ वो एग्जैक्टली हमको बाहर अंदर जैसा जैसे अपने यूट्रस में भगवान ने दिया है जी बिल्कुल वैसा का वैसा एनवायरनमेंट आपको बाहर मेंटेन करना है। प्लस आपको बेस्ट क्वालिटी की अगर आप इंजेक्शंस यूज कर रहे हैं जो कि एकदम जिनका प्रूवन है जी बिल्कुल सक्सेस रेट, तो उसमें आपकी सक्सेस भी ज्यादा रहेगी। एक बार ओके। जरूर आपके पैसे लगेंगे। नहीं वो तो फिर पूरी जिंदगी का अगर उसको चाहिए तो एक ये तो उठाना ही पड़ेगा कदम। तो वो क्वालिटी हाँ। तभी मिलेगी जब आप उसमें पैसा पूरा अच्छे से खर्च रहेगा। जी बिल्कुल। तो ही हम ही अच्छी क्वालिटी तभी दे पाएंगे क्योंकि हमको पूरा ही उसमें मेंटेन करके जी, रखना पड़ता बिल्कुल। है। हमने एम्ब्रियोलॉजिस्ट वगैरह वो उसको आके चेक करते रहते हैं। प्लस जो भी कल्चर्स रहते हैं उनका टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, बिल्कुल बाहर की हवा नहीं जानी चाहिए। इसके लिए भी कोई लैब वगैरह होती है मैम? बिल्कुल एम्ब्रियोलॉजी की लैब सब जगह रहती है और उसके बहुत ही स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहते हैं। ओके। उसका रोज जो रहते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट से उसको चेक किया जाता है। हर एक चीज का छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है, स्पेशली क्लीनलीनेस का और एयर क्वालिटी का, इन सब चीजों का। ओके मैम एक ये था कि इसके अंदर कितना परसेंटेज चांसेस रहता है कि एक बार आपने करवाया है फर्टिलाइजेशन कंसेप्शन करवाया है दोनों का, तो कितना परसेंटेज चांसेस रहता है कि 100% डिलीवरी सेफली हो जाएगी? डिलीवरी के तो चांसेस अच्छे ही रहते हैं, बट अगर हम लाइव बर्थ रेट की अगर आप बात कर रहे हैं कि आईवीएफ के करवाने के बाद लाइव बर्थ रेट रहेगी, तो अच्छे से अच्छे सेंटर्स में भी 60 to 65% ही रहती है। 100% इसकी कोई गारंटी नहीं देता क्योंकि मेडिकल फील्ड में कहीं पे भी 100% गारंटी नहीं। आईएमआर और एमएमआर जो है वो भी कंप्लीटली अभी तक नहीं निकली है, तो फिर इसमें आईवीएफ तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर ये बहुत ही, क्योंकि हम भी नहीं जानते अंदर क्या प्रक्रिया हो रही है, साइंस को भी नहीं पता है जी इतना। तो हम सिर्फ अपन अगर पॉजिटिव रहेंगे और बिल्कुल पॉजिटिव सोचेंगे कि हाँ मेरे बच्चा लग जाएगा, तो आपके जरूर चाहे कुछ भी हो जाते हैं तो उससे कंसेप्शन उनको हो ही जाता है। जी बिल्कुल। उनकी सक्सेस काफी अच्छी होती है। मैम तो अब तक के जो आपका करियर है, आपने उमेद हॉस्पिटल जो जोधपुर का माना हुआ जनाना हॉस्पिटल है, उसके बाद में आप अपने खुद के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। जो इंसान खुद के में करता है तो वो अपनी पूरी जान लगा के करता है, तो मैम आप जो कर रहे हैं उसमें अब तक का आपका सबसे अच्छा केस कैसा रहा जिससे आपको लगता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ या जिससे आपको लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा अचीवमेंट था? हाँ ये आपने अच्छा सा क्वेश्चन पूछा मुझे, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। एक्चुअली सारे जो उमेद में तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि उसमें सब टाइप के केसेस आते थे और काफी इमरजेंसी में आते थे, तो उनको एक हैंडल करना अपने में, और जब पेशेंट को हम बचा लेते थे तो वो हमको बहुत ही अच्छा लगता था और उससे और अच्छे से कॉन्फिडेंस आता है कि हमने कुछ किया, चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा है, हम हमारे मन देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। यस। बट प्राइवेट में आने के बाद मेरे को प्रेक्षा हॉस्पिटल में अराउंड 4 इयर्स हो गए हैं पूरा ये करते हुए। तो उस दौरान काफी सारे ऐसे चैलेंजिंग केसेस तो आए, बट एक केस जो था जिसके एक लेडी के 5 to 6 months के अबॉर्शंस हो रखे थे और 10 अबॉर्शंस उसके पहले हो रखे थे। 10 बार उसका गर्भपात हो रखा था और वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग केस था। जनरली पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि अगर आपका 2 अबॉर्शन हुए या कुछ हुआ है तो आप
प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हमको दिखाइए जी एक बार, बिल्कुल। ताकि आपका पूरा इवैल्यूएशन हो सके जी। कि क्यों हुआ था इतना। जी बिल्कुल। बट ये वाली जो पेशेंट थी पर्टिकुलर, ये प्रेगनेंसी के दौरान ही आई थी, ओके। अपने 3rd मंथ में। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने उसको पूरा इवैल्यूएट किया और सारे मेडिसिन, इंजेक्शंस वगैरह जितना भी रहता है वो सब चीजें दी, और हमने डिसीजन लिया कि हमको इसको दूरबीन से बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगाना पड़ेगा। ओके। क्योंकि जनरली वेजाइनल सर्कलाज होता है, नीचे की रास्ते से सर्कलाज होता है, टांका लगता है, पर वो उसके काफी बार फेल हो चुके थे। ओके। और उसकी जो बच्चेदानी तो का उनके मुंह है, पहले भी करवाया था, वेजाइनल स्यूचरिंग करके हाँ, किया था? यस यस, ओके। वो उनके फेल हो गए थे, और ओके। उसके बाद भी उसको 5th मंथ 6th मंथ सब पे पेनलेस डिलीवरी होके वो ओके, अबॉर्ट abort हो गया था। हाँ हाँ। तो इस बार हमने उसके लैप्रोस्कोपिक सर्कलाज लगाया, और हम भी, एक होता है डॉक्टर भी खुद ही डाउट करता है कि क्या होगा इस बार। जी। तो हमने पूरे मेहनत करके उसका देख रेख में, और पेशेंट ने भी हमारा पूरा कहना माना। जब हमने बुलाया तब वो आई, वो इवन बाहर आउट ऑफ जोधपुर रहती थी, तो वो जोधपुर में शिफ्ट हो गई हमारी ओके। देख रेख में लास्ट के समय में। और अब उसके बेबी हो गया है, तो वो ओके। मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट मैं मानती हूँ। ओके। और मैं मतलब हम तो सिर्फ एक जरिया है, जो भी करने वाला तो ऊपर वाला ही रहता है, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं है, सही। बट वही करवा रहा है। हाँ हाँ। तो नहीं, तभी तो बोलते हैं कि ईश्वर के समान होता है डॉक्टर, और इसमें तो साक्षात भगवान ही उतर के आ गए जमीन पे, क्योंकि 10 बार अगर किसी का अबॉर्शन हो जाए, और वो बेचारी कितना वो और उसके घर के जो मेंबर्स हैं कितना पैनिक और कितना टेंशन में होंगे, और फिर उनको एक प्यारा सा खूबसूरत सा तोहफा ईश्वर के रूप में आप दें, तो इससे ज्यादा तो खुशी की खबर ना आपके लिए ना उन लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है मैम, और किसी को जीवन दान देना तो सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। तो मैम ये तो रही हमारे आईवीएफ से रिलेटेड बातें। अब एक छोटी सी चीज मेरे को जाननी थी कि ये जो सफेद पानी, ये जो शिकायत आजकल जो लड़कियां हैं जो अनमैरिड हैं या शादी के बाद में भी जो है, ये क्यों होती है ज्यादा? वाइट डिस्चार्ज जो रहता है सफेद पानी, तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और सारी एज ग्रुप्स के हमारे पास आते हैं लोग बोलते हैं कि हमको वाइट डिस्चार्ज। हाँ, ये बहुत कॉमनली सुना है, कोई भी बोले मेरे सफेद पानी गिर रहा है। तो मैं पहले बताना चाहूंगी कि कुछ अमाउंट ऑफ जो ये डिस्चार्ज है जी, वो नॉर्मल रहता है, ओके। और वो आपके हॉर्मोन्स, बॉडी के जो हॉर्मोन्स है उनकी वजह से रहता है जी। बट अगर आपको इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, कुछ जलन मच रही है बहुत ज्यादा, और बहुत ही गीलापन रह रहा है, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और दिखाना चाहिए। ओके। बट ये हमारे जो, अगर हम हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे, स्पेशली अगर आप मेंस्ट्रुएशन में, मतलब पीरियड्स के समय क्या यूज कर रहे हैं, ढंग से यूज कर रहे हैं कि नहीं, बाहर का वॉशरूम अगर यूज कर रहे हैं तो वो साफ है कि नहीं, जी बिल्कुल। इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे। और थर्ड जो है कॉटन अंडरगारमेंट्स, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स वगैरह का यूज करते हैं तो उन केसेस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज वाइट डिस्चार्ज एक हद तक नॉर्मल समस्या है। और दूसरा, इससे कोई वीकनेस वगैरह हम सुनते हैं, हम कि भाई मेरे को कमर दर्द ज्यादा हो रहा है या मेरे को थकान लग रही है, तो ये समस्या उसकी वजह से होती है? नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं रहता है। ये आपकी कैल्शियम वगैरह की कमी जो रहती है फीमेल्स में ज्यादा रहती है, ओके। तो उस केसेस में रह सकता है जो बैकएक वगैरह है, बट वाइट डिस्चार्ज से इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ओके। और अगर आपको बहुत ही कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और प्लस क्या रहता है, शादी के बाद अगर आप हस्बैंड के साथ में रहते हैं, उस कारण से भी जो है वाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। ओके। तो आप कभी कभी आपके हस्बैंड को भी चेकअप कराना पड़ सकता है, उनको भी मेडिसिन चलती है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। ओके। तो ये एक ऐसी समस्या है जो हमारी हेल्थ और हाइजीन की वजह से, हाइजीन साफ सफाई वो प्रॉपर रखे, और डाइट का इसमें कितना रोल रहता है मैम? वाइट डिस्चार्ज में ज्यादा कुछ डाइट का ऐसा रोल नहीं रहता है जी, मेनली तो हाइजीन का ही आपको ध्यान रखना रहता है। वाइट डिस्चार्ज इसमें कितना अमाउंट मैम अगर निकलता है तो हमें कंसर्न होना चाहिए कि ये जो, क्योंकि जो वेजाइनल क्लीनिंग है वो तो वेजाइना स्वयं करती है, और अगर वो उससे हटके डिस्चार्ज है तो कैसे पता चलेगा, डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये वो वाला डिस्चार्ज है और ये वो वाला है?
अगर आपको कंटिन्यूस डिस्चार्ज आ रहा है पूरी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जी। 1 महीने तक आपको कंटिन्यूसली डिस्चार्ज पड़ रहा है हम्म, और आपका गीलापन वगैरह रह रहा है, आपको पैड यूज करना पड़ रहा है ओके, या आपको बार बार अपने क्लोथ्स चेंज करने पड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एक बार दिखा देना चाहिए ओके, गायनेकोलॉजिस्ट को। और इसके अलावा अगर आपको इचिंग वगैरह है, ज्यादा जलन मच रही है, यूरिन में भी आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, जी तो उस केस में भी आपको कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, एक जो टॉपिक है सेक्स एजुकेशन, जिसको बात करने के लिए कोई भी शर्माता है, चाहे वो मेल फीमेल आपस में, चाहे हस्बैंड वाइफ भी है, और चाहे स्कूलिंग के अंदर है, चाहे बाहर निकलती है एक लड़की उसमें, तो मैम आप कितना सही मानते हैं कि आजकल के जो पाठ्यक्रम है उसमें इसको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए इस टॉपिक को? नहीं, बिल्कुल डालना चाहिए, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया इतना ज्यादा फैल चुका है, जी हर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है बिल्कुल, और कभी कभी मम्मी पापा को पता ही नहीं होता कि वो वो क्या देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो इस केस में अगर हम उनको पहले से ही एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू उनको इंट्रोड्यूस करें, जी इस चीज से थोड़ा रखें कि भाई ये हम्म, चीज गलत है, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं यूज करते हो, अर्ली अगर आप इस चीज में वो हो जाते हो, तो फिर ये आपके हेल्थ के लिए भी गलत है, आगे जाके आपको काफी सारे इन्फेक्शन हो सकते जी। हैं और हो सकता है कि आपको बच्चा लगने में भी प्रॉब्लम आए। जी बिल्कुल सही है। सेफ मेथड जो सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान है, चाहे वो टाइम वाला है, चाहे वो मेडिसिन वाला है, कौन कौन सी जो सेफ मेथड्स हैं वो बताइए मैम। सबसे अगर बात करूं मैं, तो वैसे तो आप निरोध वगैरह का यूज कर सकते हैं, जैसे जी। कि सब करते ही हैं। हम्म, और अगर आपको लॉन्ग टर्म मेथड चाहिए, जैसे आपके बेबी हो चुका है ऑलरेडी और आपको काफी सालों तक अब बच्चा नहीं चाहिए, जी तो आप कॉपर्टी वगैरह जो है, मल्टीलोड जिसको कहते हैं, उसका जी। यूज कर सकते हैं। ओके और आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ले सकते हैं, जी। वो आप अपने डॉक्टर को दिखा के ही आपको मैम सलाह कितने देनी साल तक हम ये जो माला जो टैबलेट्स हैं या ये दूसरे जो कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे आपने बताया कि कॉपर्टी लगानी है, ये कितना टाइम तक सेफ है? जैसे कोई भी अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो जी। उसका कुछ ना कुछ साइड साइड इफेक्ट होता इफेक्ट ही होगा, है, हाँ तो बिल्कुल। आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेना चाहिए। आपको डॉक्टर की सलाह से ही, अगर वो लॉन्ग टर्म ले रहे हैं आप, जी तो डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अदरवाइज आप 3 to 6 मंथ्स आप ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ओसी ओके। पिल्स लेने का। हम्म, और लेकिन अगर आपको परमानेंट ही चाहिए, अगर आपको बेबी आगे चाहिए ही नहीं, जी तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने का कोई सेंस सेंस नहीं है। हाँ और इसके अलावा कॉपर्टी जो है वो काफी जिसको सूट हो जाती है, जी, ये उसके ब्लीडिंग लिए का best इश्यू है। बहुत रहता है उसमें। एक्चुअली आप कुछ भी चीज अगर अपने बच्चेदानी के अंदर आप लगाओगे तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 to 2 मंथ्स। तो 3 मंथ्स तक हम मानते हैं कि चलो नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही जी। है। अगर उसके अलावा भी उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो कॉपर्टी उनके लिए सूटेबल नहीं है, ओके। तो फिर आपको निकालनी पड़ती है वो जी चीज। जी बिल्कुल। लेकिन आपको 3 मंथ्स तो देना चाहिए कॉपर्टी को सेट तो आप सबसे सेफ मेथड इनमें से किसको मानते हैं? सेफ एक्चुअली सबके लिए अलग अलग रहता है। हम सेफ नहीं, अगर लॉन्ग टर्म यूज करना है आफ्टर प्रेगनेंसी और सब कुछ अब उसके सही है, तो सेफ किसको मानते हैं? तो मेरे ख्याल से तो ये कॉपर्टी ही सही रहती है। अगर आपके 2 बेबीज हो चुके हैं और आपको अभी एकदम इमीडिएटली बेबी नहीं चाहिए, जी बिल्कुल। तो 5 इयर्स के लिए अगर आपको सूट हो गई है कॉपर्टी, ओके। तो आपको वही चेंज कराते रहना चाहिए 5 to 10 इयर्स, जो भी उस ओके। कॉपर्टी का वो आपके डॉक्टर आपको जी बताएंगे। बिल्कुल। और अगर बेबी बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चे 5 इयर्स से अबव हो चुके हैं दोनों बच्चे, तो आप परमानेंट मेथड मतलब कि लैप्रोस्कोपिक आप लाइगेशन जी, करा बिल्कुल। सकते हैं, बच्चे बंद का ऑपरेशन करा सकते हैं। तो क्या बच्चे बंद का ऑपरेशन सिर्फ फीमेल करवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि हमारी थोड़ी सी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जी तो मेल्स घबराते हैं हाँ हाँ और इसलिए वो नहीं खुलकर आ पाते सामने। बट हाँ, कुछ कुछ लोग जरूर करवा लेते जी, हैं अपना बिल्कुल। ऑपरेशन, तो इससे मेल्स के एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट एक वो साइकोलॉजिकल रहता है। बिल्कुल, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से मेल नहीं करवाते, जिसमें फीमेल घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, बच्चों का भी करती है, और सिर्फ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से मेल नहीं करवा रहे। तो मैम ये थोड़ा सा संदेश दीजिए आप हमारे दर्शकों को कि मेल्स को भी करवाना चाहिए ऑपरेशन। हाँ जी, क्योंकि उससे आपके उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना आपके बिल्कुल। हार्मोन पे इफेक्ट पड़ रहा है,
और आपके लिए वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रहता है, क्योंकि फीमेल्स का जब हम ट्यूब लाइगेट करते हैं तो हमको उसको पूरा बेहोश करना पड़ता है ऊपर से लेके नीचे तक, और उसके बाद उस पेट में चीरा लग के फिर वो होता है। तो मेल्स में ऐसा कुछ पेट के अंदर कहीं चीरा नहीं लगता है और एकदम लोकल उसमें हो जाता है ऑपरेशन। जी बिल्कुल। तो उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और ना उनके कोई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल्स में इफेक्ट कर रहा है, कमी नहीं आ रही है। हाँ, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। मैम एक है जो ई पिल्स, जो इमरजेंसी पिल्स है, वो कब लेनी चाहिए और कितनी बार ले सकते हैं तो वो सेफ है? कितनी बार तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी, वंस इन अ वाइल आप ले सकते हो। अगर बहुत ही कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है 72 आवर्स के अंदर अंदर आप ले सकते हो, तो ही वो इफेक्टिव रहेगी। प्लस ये नहीं आप उसको एज अ रूटीन भी यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। काफी सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कि रूटीन आईपिल वगैरह ये सब चीजें इमरजेंसी में ले रहे हैं, तो उससे आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं, हार्मोन इम्बैलेंसेस हो सकते हैं आपको। तो ये आप वंस इन अ वाइल अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तभी वो इमरजेंसी पिल कहलाती है। इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हैं। तो इसका कोई ये नहीं है कि 3 बार ले ली या 4 बार ले ली इसके बाद में ये नुकसानदायक रहेगी मुझे? नहीं, ऐसा नहीं। हार्मोन इम्बैलेंस जरूर रहता है उसमें, और इसके अलावा एज सच कुछ बहुत वो नहीं रहता है। बाकी सबकी बॉडी अलग अलग रहती है, सबका किसको किससे रिएक्शन आ जाए वो भी हम नहीं कह सकते। ओके। तो मैम एक है जो मीनोपॉज जब आने वाला होता है, जब माहवारी बंद होने वाली है, तो उस समय जो हार्मोन्स का जो इफेक्ट बॉडी पे होता है, तो क्या क्या देखने को मिलता है या कब पता चलता है कि ये बंद होने वाली है? मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉजल एज कहते हैं हम उसको, जो कि अराउंड अपने जो इंडियन सिनेरियो में देखे तो 50 to 55 इयर्स में कि सबके मेंसेस चले जाते हैं ऑलमोस्ट, और किसी के कभी जल्दी जाते हैं, किसी के लेट जाते हैं। तो उसमें सिम्टम्स आपके हो सकता है आपको साइकिल्स इरेगुलर हो जाए, देर से आए, या आपको दो महीने से नहीं आ रही है, या फ्लो कम हो जाता है, या आपको मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं थोड़े इस टाइप से, क्योंकि आपका जो हार्मोन है वो खत्म हो रहा है बॉडी से। तो उन मूड स्विंग्स वगैरह में आपको थोड़ा सा एम्प्टी सा लगेगा, और आपका मन नहीं लगेगा कहीं पे, और कुछ कभी कभी गर्म चीजें ऐसा लगेगा कि गर्म हो रहे हैं, फेस गर्म हो रहा है, उसको हम हॉट फ्लैशेस वगैरह कहते हैं, वो हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ये शायद मेनोपॉज हो सकता है। ओके। मैम उसमें ब्लीडिंग का जो कंसिस्टेंसी होती है, कभी तो कोई लेडी कंप्लेन करती है कि मेरे को महीने में 3 बार आ गया, कभी वो बोलती है कि मेरे को 3 महीने ही नहीं आया, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? अगर जैसे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं और आपका मेनोपॉज का टाइम लग रहा है आपको, तो ठीक है, आप उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो 6 मंथ्स 1 ईयर तक कि भाई मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है चले गए पीरियड्स, तो कोई इश्यू नहीं है, तो इस केस में कोई गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पीरियड्स अगर ज्यादा जा रहे हैं, कि बहुत ज्यादा जा रहे हैं, और 6 मंथ्स के बाद आपको वापस पीरियड्स आ गए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। हेवी पीरियड्स में, क्लॉट्स में, या आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, तो आपको एक बार दिखा देना चाहिए। आपको डाउट नहीं रखना चाहिए, और एटलीस्ट आप एक यूएसजी सोनोग्राफी तो आप करवा ही सकते हैं। जी बिल्कुल। मैम कौन सी एज के बाद में एक चीज मैंडेटरी जिसको बोलते हैं कि भाई मैंडेटरी है कि हमें एक बार जाके अपना करवा लेना चाहिए गायनिक रेफरेंस? कौन सी चीज मैम इसके रिगार्डिंग कि मीनोपॉज आ रहा है, बार बार ब्लीडिंग भी हो रही है, फिर भी हम घर पे बैठे हैं कि नॉर्मल है, ऐसे 2-3 वार्निंग सिम्टम्स जी मैम। जैसे कि अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं हस्बैंड के साथ, उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो रही है, उसको हम पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं, उस केस में आपको दिखाना चाहिए। प्लस अगर आपको नॉर्मल मेंसेस आ रहे हैं फिर भी स्पॉटिंग हो रही जा रही है 15-20 डेज तक, उन केस में भी आपको दिखाना चाहिए। प्लस अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, 6 मंथ्स तक नहीं आए, फिर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई अचानक से, तो उन केस में आपको डेफिनेटली दिखाना चाहिए। बाकी हैवी ब्लीडिंग, क्लॉट्स और पेट दर्द बहुत ज्यादा, और एक जैसे 55 इयर्स से अबव हो गई है एज, फिर भी आपके पीरियड्स गए नहीं है, तो उन केस में आपको
कंसल्ट करना दिखा चाहिए। लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, मैम ने बहुत सही बताया कि जो ये पोस्ट मीनोपॉजल जो प्री मीनोपॉजल जो सिम्टम्स हैं वो, और मीनोपॉज के बाद में किस तरीके से केयर करनी चाहिए फीमेल को मैम, क्योंकि मूड डिसऑर्डर जो होता है ना, चिड़चिड़ा रहना, या जो किसी बड़े ऑपरेशन के बाद में, चाहे हिस्टेक्टोमी करवाई है, चाहे मीनोपॉज हो चुका है, उसके बाद में भी जो स्ट्रेस और ये जो मूड स्विंग्स है, इसका क्या किया जाए मैम? एक्चुअली मूड स्विंग्स तो फीमेल्स को हमेशा ही रहते हैं सही है। बट मेनोपॉज के बाद थोड़े से ज्यादा हो जी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हमारे योगा वगैरह है, मेडिटेशन करते हैं, अगर जी। आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं ओके। और ऐसे फूड लेते हैं जो कि आपको एक्टिव बनाए हैं, और जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए और कैल्शियम वगैरह, ओके। कुछ कभी कभी सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कि मल्टीविटामिन की किसी की कमी है या क्या है, ओके। मैग्नीशियम हो गया, इन सब केसेस में थोड़े से आपका स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी हो जाते हैं, जी। कैल्शियम की कमी हो सकती है मेनोपॉज के बाद, हम्म। और हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं मेनोपॉज के बाद, क्योंकि हम फीमेल्स को ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो सेव करके रखता है हार्ट अटैक से और फ्रैक्चर्स से। जी। जैसे ही मेनोपॉज आ जाता है ये हार्मोन चला जाता है, ओके। तो आपको डबल ध्यान रखना पड़ता है। जी। तो ऐसा नहीं है कि आप मेनोपॉज के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको उससे पहले से ही रेगुलर एक्सरसाइज वेट करनी लिफ्टिंग है। एक्सरसाइजेस ये सब भी करनी होती है। ओके। फीमेल्स के लिए एक्सरसाइज भी, स्पेशली वेट लिफ्टिंग बहुत ओके। जरूरी रहती है। तो मैम आप एक बिल्कुल जो कॉमन फीमेल के अंदर कैंसर देखने को मिलता है, सर्वाइकल कैंसर। यस। तो सर्वाइकल कैंसर से किस तरह से एक फीमेल खुद को बचा सकती है? सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए पहले तो ये रहता है कि आप अपने जो सेक्सुअल पार्टनर है वो एक ही होना चाहिए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं रहने चाहिए, प्लस आपको अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं रहना है, और आपको एक एज के बाद ही आपकी मैरिज हो जाए तो उसके बाद ही आपको इसको इंटरकोर्स में रहना है, क्योंकि अगर अर्ली एज से अगर आप इंटरकोर्स में चले जाते हैं तो उस केसेस में कुछ इन्फेक्शन होता है जो कि फैल जाता है। ओके। फिर वो हो सकता है कैंसर में चेंज हो जाए। ओके। और इसके अलावा आजकल हमारे पास वैक्सीन्स आ गई है, HPV वैक्सीन्स, ओके। जो कि 9 इयर्स से फीमेल को, मेल को, मतलब बच्चों में बॉयज को भी गर्ल्स को भी, ओके। दोनों को जी। एडवाइजेबल है। तो वो आजकल काफी सारे लोगों को पता ही है इसके बारे में, और लोग लगाने भी आते हैं। तो आपको HPV वैक्सीन एक तो लगवानी है। इसके अलावा जब आपकी मैरिज हो जाती है उसके बाद आपको पैप्समियर करके एक टेस्ट होता है जी। तो वो अपना एग्जामिनेशन, सर्वाइकल एग्जामिनेशन वो करवा सकते हैं। ओके। इसके अलावा भी HPV DNA टेस्टिंग भी रहती है। तो वो ये दोनों जो चीजें हैं ये आपकी सेकेंडरी स्क्रीनिंग में आ जाती है, तो इससे अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। ओके। तो ये एक टाइप की स्क्रीनिंग है। अगर आपका टेस्ट नॉर्मल आ जाता है तो आपको 5 इयर्स, हर 5 इयर्स में ये करवाना पड़ता है। ओके, 5 इयर्स। और अगर एबनॉर्मल कुछ आया है तो आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि आगे हमको क्या करना है। ओके। तो सर्वाइकल कैंसर इन दोनों, स्पेशली वैक्सीनेशन से और इस टेस्टिंग से मतलब 50% कम हो जाएगा। yes. ओके। मैम के साथ में बहुत सारी बातें करी। मैम एक आप टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे, जाते जाते हमारे दर्शकों को ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, कि जो एक फीमेल है जो सुबह से शाम तक काम कर रही है और रात को सोने के बाद ही आराम है उसको, तो उसके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फीमेल्स के लिए यही बोलना चाहूंगी, जैसे आपने स्टार्ट किया था कि फीमेल्स हमारा खुद का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती हैं, जी। तो वो उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। आपको अपना ध्यान पहले रखना चाहिए, फिर दूसरों की चिंता करनी चाहिए। जी। तो आपका, अगर आप हेल्दी रहोगे, आप डाइट अच्छे से फॉलो करोगे, और अगर आप अपना टाइम टू टाइम कुछ भी छोटी मोटी चीज के लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, हेल्थ चेकअप के लिए करेंगे, तो ये सब चीजें से इन सब से आपको बचा सकते हैं। कोई भी जो बड़ा खतरा आने वाला है उससे खुद को बचा सकते हैं। yes. तो आज तो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज दोनों बहुत जरूरी है। तो वैसे जो घर में रोटी बना रहे हैं उसमें जो एक्सरसाइज हो रही है वो एक्सरसाइज की श्रेणी में नहीं आती है, पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जी मैम। yes. आज हमारे साथ में बहुत ही जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रेक्षा जैन मैम थे, और आज के शो में बस इतना ही। अलविदा लेते हैं हम आपसे और मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर एक नए चिकित्सक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।
Paresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484